दोस्तों, आजकल जमाना है एसएमआर का, यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो काफी ट्रेंड में है। दरअसल ये छोटे छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी पारंपरिक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मुकाबले कम क्षमता यानी कि 10 से 300 मेगावाट तक की बिजली पैदा करते हैं। इनके मॉड्यूलर होने का मतलब है कि इन्हें फैक्ट्री में बनाकर अलग अलग जगहों पर जरूरत के हिसाब से भेजा जा सकता है और इंस्टॉल भी किया जा सकता है। बल्कि इसके कई यूनिट्स को एक साथ लगाकर इसकी पावर क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। इन रिएक्टरों का साइज इतना छोटा होता है कि इस वजह से इन्हें उन जगहों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां बड़े बड़े प्लांट्स लगाना मुश्किल होता है, जैसे दूर दराज के इलाके या छोटी छोटी आबादी वाले क्षेत्र। ये छोटे छोटे पावर प्लांट्स 1950 और 60 की दशक में इन्हें नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और ये छोटे छोटे रिएक्टर्स इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बन रहे हैं। और बाद में कुछ देशों ने ऐसे छोटे रिएक्टर्स को बिजली उत्पादन के लिए भी आजमाए, लेकिन वो समय ऐसा था जब सस्ता, आसान और बड़ा पावर प्लांट लगाना ही टारगेट बना रहा, इसलिए छोटे रिएक्टर्स पीछे छूट गए। लेकिन आज के दौर में इनका दोबारा महत्व इसलिए बढ़ा है क्योंकि इन्हें बनाना तेज और अपेक्षाकृत थोड़ा सस्ता माना जा रहा है। इनके सुरक्षा फीचर्स बेहतर हैं और पुराने फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स की जगह इन्हें लगाया जा सकता है। साथ ही इनका डिजाइन ऐसा है कि अधिकतर हिस्से फैक्ट्री से बनकर आते हैं, जिससे इनके ऑन साइट कंस्ट्रक्शन का समय काफी कम हो जाता है। आज के मौजूदा क्लाइमेट चैलेंज और कार्बन एमिशन कम करने के हिसाब से भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी एसएमआर के उपयोग की बात बढ़ी है, क्योंकि ये कम कार्बन वाली साफ सुथरी ऊर्जा देते हैं और अब पूरी दुनिया में फिलहाल इन पर काफी काम हो रहा है। कुछ देशों में तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी लग चुके हैं। तो कुल मिलाकर छोटे परमाणु रिएक्टर तकनीकी का आज के समय में भविष्य काफी बढ़िया देखा जा रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल, सेफ और क्लीन एनर्जी के विकल्प के तौर पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, इसका एक पहलू और भी है कि आजकल जितना पैसा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो अचानक तेजी से लगना शुरू हो गए हैं, उसके पीछे पूरा खेल एआई का है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको लेकर जितना हाइप आज है उतना पिछले कई सालों में किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं रहा। ठीक वैसे ही जैसे कभी क्रिप्टो, एनएफटी या क्वांटम कंप्यूटर का बोलबाला हुआ करता था, लेकिन जो आज अचानक थम गया है। अब वही बुखार एआई को लेकर लोगों पर चढ़ा हुआ है। अब सभी समझ रहे हैं कि यही फ्यूचर है, यही पैसा है, और इसी के चक्कर में दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और कंपनियां अब बेतहाशा पैसा लगा रही हैं। अब इस एआई की वजह से इतने छोटे छोटे रिएक्टर क्यों अहम हो गए हैं, इसको समझना आसान है। आज एआई को रन करने के लिए बहुत भारी कंप्यूटर क्लस्टर चाहिए, जिसे हाइपर क्लस्टर कहते हैं। और ये एक कमरा भरने जितना कंप्यूटर नहीं, बल्कि इमारत भर के कंप्यूटर होते हैं, जो लगातार 24 घंटे 365 दिन बिना रुके चलते हैं। और इनको ठंडा करने के लिए भी और डेटा प्रोसेस करने के लिए भी बिजली सैकड़ों हजारों घर जितनी चाहिए। इसका सॉफ्टवेयर, सर्वर, डेटा स्टोरेज में जितनी बिजली लगती थी, उसकी तुलना में एआई क्लस्टर्स लगभग 10 गुना या 20 गुना ज्यादा बिजली खाते हैं। पहले सिलिकॉन वैली या फिर आईटी पार्कों में सर्वर में कमरे होते थे, अब पूरे पावर प्लांट लगाने की नौबत आ गई है। और ये मांग इतनी तेजी से बढ़ गई है कि ज्यादातर कंपनियां और सरकारें हड़बड़ी में जगह जगह पावर प्लांट का ऑर्डर दे रही हैं, ताकि भविष्य में बिजली की सप्लाई ना टूटे। और अब इस भागदौड़ में सबसे फायदेमंद चीज निकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी इन्हें जल्दी लगाया जा सकता है, छोटी जगहों पर फिट किया जा सकता है, और जहां जरूरी है वहीं बिजली बनाई जा सकती है। अब इससे समझिए कि इनका साइज छोटा है पर भरोसेमंद बिजली लगातार दे सकता है। इसलिए बड़ी बड़ी डेटा कंपनियां को यह सबसे आसान उपाय लग रहा है। खास तौर पर इस समय एआई का उत्साह अपने चरम पर है। लोगों को लग रहा है और रिसर्च भी कहता है कि आपने अगर एआई पर काम कर लिया तो खूब पैसा बनेगा, और सबको लग रहा है कि भैया इस मौके को पकड़ लो। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हाइप हमेशा बनी रहेगी।
जैसे इतिहास में बाकी टेक्नोलॉजी के साथ हुआ, वैसा हो सकता है कि कुछ साल बाद ये टेक्नोलॉजी भी थोड़ी ठंडी पड़ जाए। लेकिन अभी का सच ये है कि दुनिया भर के डेटा सेंटर्स, एआई क्लस्टर्स और इनकी वजह से बिजली की जरूरतों ने छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों की डिमांड आसमान पर पहुंचा दी है। आज टेक कंपनियां, एनर्जी कंपनियां और सरकारें सब मिलकर जबरदस्त पैसा लगा रही हैं ताकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता रहे और इसे बिजली मिलती रहे, जिससे किसी भी तरीके का इससे मिलने वाले आगे का बूम मिस ना हो जाए। हालांकि इसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे फिजिकल प्लांट बनाना, रेगुलेशन, सिक्योरिटी, पर यह बात एक बड़ी और अलग चर्चा है। फिलहाल अभी समझिए कि एआई बूम ने बिजली की खपत जबरदस्त बढ़ा दी है, जिससे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर नायक के रूप में उभर रहे हैं और पैसा इसी भरोसे के निवेश के नाम पर खूब लगाया जा रहा है कि कल एआई के लिए बिजली खत्म ना हो जाए। अब देखिए, बात यह है कि जब बिजली की मांग की बात करते हैं तो खास तौर पर इंडस्ट्रियल लेवल पर, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री या बहुत बड़े डेटा सेंटर के लिए, तो यह इतनी आसान नहीं होती कि आपने डिमांड कर दी कि आपको 4 मेगावाट का लोड चाहिए और वो आपको मिल जाए। इसके लिए सरकार या पावर कंपनी तुरंत बिजली देने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि ऐसा तुरंत संभव नहीं हो सकता। इसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं जो समझना जरूरी है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बिजली के लिए एक समझौता होता है जिसे पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ से एक तयशुदा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी फैक्ट्री या डेटा सेंटर को आप इतने सालों तक इतनी बिजली देंगे और उसकी इतनी कीमत होगी, ये सब तय होता है। ये सामान्य तौर पर बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, कभी कभी 20 साल तक के लिए भी। और इसका कारण है कि बिजली का प्लांट बनाने, लाइन बिछाने और उसका सब स्टेशन सेटअप करने के साथ साथ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत पैसे और मेहनत लगती है। इसलिए बिजली देने वाला, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट कंपनी, वो चाहता है कि उसका ये इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। मतलब जिस बिजली के लिए उसने सप्लाई की व्यवस्था की है, उसका पैसा उसे लंबे समय तक मिलता रहे। वहीं फिर बात आती है लाइन और सब स्टेशन की। अब जरा आप सोचिए कि बिजली जो ग्रिड यानी नेशनल लेवल पर तैयार किया जाता है, उसे आपकी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी और फिजिकल प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपको अपने नजदीकी सब स्टेशन से कनेक्शन चाहिए, वहां पर वोल्टेज को इस तरह घटाया और मैनेज किया जाता है ताकि आपकी फैक्ट्री या डेटा सेंटर के लिए सही हो। और ये सब टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी बहुत महंगी होती है और इसे करवाने में महीनों या फिर सालों लग सकते हैं। और अगर मांग अचानक आ जाए या आप कुछ साल बाद इसे हटा भी दें, तो जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सब बेकार चली जाएगी। इसलिए बिजली देने वाली संस्था ये चाहती है कि अगर आप बड़ी बिजली ले रहे हैं तो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि उसका रिस्क कम हो। इसलिए वो छोटा या अस्थायी एग्रीमेंट स्वीकार नहीं करते हैं, खास तौर पर तब जब आपको हजारों मेगावाट बिजली चाहिए। अब वही बात आती है एआई डेटा सेंटर के बिजली की जरूरतों की। तो ठीक ऐसे ही एआई डेटा सेंटर भी बड़े पावर डिमांड वाले यूजर्स में आता है। इसके लिए सरकार थोड़ी सावधान है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरीके से कंसोलिडेट नहीं हुई है कि इसका बड़ा लोड जल्दी आए और खपत बरकरार रहे या फिर अचानक कम हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि अगर इतने बड़े डेटा सेंटर को बिजली देंगे तो वो लंबे समय तक ठहरे और प्रॉपरली पेमेंट होता रहे। इसलिए वो बिजली की रेट बढ़ा देते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये कंपनियां गंभीर हैं और छोटे मोटे हाइप की वजह से बिजली लेकर बाद में नहीं भागेंगी। अगर कोई कंपनी केवल थोड़े वक्त के लिए भी बिजली लेती है और बाद में बंद हो जाती है, तो उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा बेकार हो जाएगा, फिजूल हो जाएगा। इसलिए सरकार और पावर कंपनियां नियम कानून बनाए हैं कि बड़े यूजर्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट लंबा होना चाहिए ताकि सभी का जोखिम और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी स्टेबल बनी रहे।
और यही वजह है कि ऐसे बड़े खर्चों से बचने के लिए बस एक बार के इन्वेस्ट से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स चलन बड़ी तेजी में आए। लेकिन उसी तरह से इनकी खूबियों के साथ इनके कुछ गंभीर नुकसान भी सामने आने लगे हैं, जो भविष्य में चुनौती बन सकते हैं। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े परमाणु प्लांट्स के मुकाबले छोटे रिएक्टर्स में इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी बड़े पैमाने पर कम लागत में उत्पादन का फायदा नहीं मिलता। मतलब एक यूनिट बिजली के उत्पादन के लिए एसएमआर में ज्यादा खर्च हो सकता है, खास तौर पर तब जब इनका उत्पादन और उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर शुरू न हुआ हो। जैसे कि न्यू स्केल प्रोजेक्ट की लागत बड़ी रिएक्टर परियोजनाओं से भी ज्यादा आंकी गई है। इसके साथ साथ जब तक दर्जनों यूनिट्स न लग जाएं, एसएमआर का लागत लाभ दिखना भी मुश्किल है और शुरुआती प्रोजेक्ट्स में सरकार या उपभोक्ता को सब्सिडी का बोझ भी झेलना पड़ सकता है। खैर, वहीं इन्वायरमेंट और वेस्ट की समस्या भी काफी है। हाल ही के स्टडी से पता चलता है कि ये छोटे परमाणु रिएक्टर्स अपेक्षाकृत ज्यादा मात्रा में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स रेडियोएक्टिव वेस्ट निकालता है। इसमें न सिर्फ न्यूक्लियर फ्यूल वेस्ट शामिल है, बल्कि रिएक्टर्स में यूज होने वाले स्टील वगैरह भी भारी मात्रा में रेडिएशन से कंटेमिनेटेड होते हैं, जिसे सैकड़ों हजारों साल तक सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिससे भविष्य में वेस्ट मैनेजमेंट और इसकी सुरक्षा बड़ी चिंता हो सकती है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के छोटा होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि रिस्क कम हो जाएगा। और अंत में जैसे ही एआई या क्रिप्टो कॉइन जैसे फील्ड्स में शुरुआती जोश के बाद बड़े पैमाने पर चुनौतियां और इम्प्रैक्टिकलिटीज सामने आई, वैसे ही एसएमआर की हाइप भी धीरे धीरे वास्तविकता के आधार पर थम सकती है। इसलिए इसकी असली सक्सेस तभी मुमकिन है जब कॉस्ट, सेफ्टी, वेस्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पर इनकी रुकावटों का कोई प्रैक्टिकल हल निकले। नहीं तो शुरुआती चकाचौंध के बाद दूरगामी नुकसानों को लेकर ये भी विवादों में आ सकता है।